टाइम अभी हम लोगों का। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग शुरू करें फिर। तो एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट, अगर सार देखें इस पूरे स्टेटमेंट का, तो जो इस स्टेटमेंट का सार और निष्कर्ष है वो ये है कि सुधारों की शुरुआत व्यक्ति को अपने आप से करनी चाहिए। वो मैं कह रहा था कि श्री राम शर्मा आचार्य जो हरिद्वार के रहे हैं, शायद उनका ये हर जगह पढ़ते सुनते रहे हैं कथन कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो बस देखिए, पूरे अबुल कलाम के इस स्टेटमेंट का सार भी वही है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। स्टेटमेंट भले अबुल कलाम का है, लेकिन मुझे लगता है कुछ दूसरे लोगों का संदर्भ लिया जाना भी जरूरी है। पीछे भी मैंने महात्मा गांधी और सुकरात के स्टेटमेंट की बात की, तब भी कुछ और लोगों का संदर्भ लिया, और फिर यहाँ भी मुझे लगता है कि मैं दूसरे लोगों का भी संदर्भ लूँ। फिर महात्मा गांधी का ही संदर्भ जरूरी है। उनकी वही आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की, महात्मा गांधी जो भी कहते थे सबसे अपने ऊपर, सबसे पहले उसको अपने ऊपर प्रयोग करते थे और तब उसके बाद दुनिया और समाज के लिए बोलते थे। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था। अगर सत्य की बात कर रहे हैं, अगर अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों का अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। दूसरों को हम बड़े अच्छे अच्छे भाषण दें, लेकिन खुद अपने ऊपर उनका प्रयोग नहीं करें। बहुत सारे लोग, नेता, अधिकारी, एनजीओ, घर के अंदर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, मारपीट, घरेलू हिंसा, और दुनिया में वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का झंडा बुलंद कर रहे हैं। राजनीति में हम देख रहे हैं कि जितने राजनीतिक दल हैं, घोर वंशवादी उत्तराधिकार के आधार पे उनके अध्यक्ष चुने जाते हैं, और कहने को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। तो आखिर दोस्तों, सुधारों की शुरुआत अपने से होनी चाहिए या दुनिया से होनी चाहिए? मानव स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को नहीं सुधारना, बदलना चाहते, दूसरों से अपेक्षा करते हैं, दूसरे पे आरोप, जिम्मेदारियां मढ़ते हैं। दूसरा बेईमान है तो हम क्यों नहीं, दूसरा गलत कर रहा है तो हम क्यों नहीं, बहती गंगा में हाथ हम धो रहे हैं। अरे भाई, दूसरा जो कर रहा है वो उसे करने दो, हम नहीं करेंगे। अगेन जो हमें मतलब है फिर प्रशासनिक नज़रिए से कि सिविल सेवा में क्या मतलब है इस बात का, तो सबसे बड़ा मतलब है सिविल सेवा में इस बात का कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम गलत नहीं करेंगे, हम ये ठान के सिविल सेवा में शामिल होंगे। अक्सर आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता रहा है, और अब यहाँ पूछा जाना है प्रश्न आपसे। कल ही केस स्टडी की हम बात कर रहे थे, आपकी नेताजी मंत्री जी बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं वो घूस खाने के लिए, आप क्या करेंगे? अब आपके ये दूसरा खा रहा तो हम क्यों नहीं खाएं? बात ये नहीं है, बात ये है कि हम नहीं खाएंगे, दूसरा जो कर रहा है करने दो। और सारे लोग ये सोच लें कि हम नहीं करेंगे तो अगले दिन से देखिए सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सब सुधर जाए। अभी होता क्या है कि दूसरा कर रहा तो हम क्यों नहीं करें। नज़रिया बदलें सोचने का, हम नहीं करेंगे, दूसरा अपने आप नहीं करेगा। और दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, हम नहीं करेंगे। क्या अभी भी साउंड की आवाज की दिक्कत हो रही है? आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? कोई रोविन जी कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है आवाज की। अच्छा, क्लियर है तो रोबिन जी फिर आप अपना एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल, अगर बाकी लोगों को क्लियर है तो। जी, थोड़ा सा डबल हो रही थी आवाज।
अच्छा हाँ, डबल हो रही है ये समस्या, तो मुझे भी पता नहीं, मैंने थोड़ा सा खिड़कियाँ अड़कियाँ खुलवाई हैं इको, चूँकि अब अभी फ़िलहाल क्लास खाली है तो हो सकता है कि वो इको वाली प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा मैंने खिड़कियाँ दरवाजे तो खुलवाए हैं अपने यहाँ क्लासरूम के, कि ताकि इको ना हो, क्योंकि क्लासरूम आजकल। कल वाला आपने हेडफोन यूज किया था सर, वो वाला बढ़िया था सर। कल वाला ही हेडफोन है ये, कल वाला हेडफोन ही लगाया हुआ हूँ मैं। दूसरा हेडफोन भी लाया था लेकिन वो मैं कल वाला हेडफोन ही लगाया हूँ, सिंगल वाला। ओके सर, सर हाँ मेरा खराब हो गया। अच्छा हाँ, एक बार देख लीजिए, ये कल वाला ही हेडफोन है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमेशा व्यक्ति को सुधारों की शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। केस स्टडी होती है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इतनी भ्रष्ट व्यवस्था का आप अंग बनेंगे, सुनते हैं चारों तरफ इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले हो रहे हैं, आप भी आईएएस आईपीएस बनेंगे, उसी भ्रष्ट व्यवस्था का अंग बनेंगे, क्या गारंटी कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कैसे आप भ्रष्टाचार को रोकेंगे। देखिए यही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसमें 4th पेपर में। पहले इंटरव्यू में पूछी जाती थी ये चीज़ें, अब यहाँ एथिक्स में पूछी जा रही। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो इंटरव्यू था वो इसी एथिक्स का मौखिक रूप था, और या दूसरे शब्दों में कहें कि इंटरव्यू का लिखित रूप एथिक्स है, एथिक्स का मौखिक रूप इंटरव्यू हुआ करता था, और इसका एथिक्स का ऑब्जेक्टिव रूप सीसेट था, जिसमें डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल थी। बातें तब भी ऐसी ही पूछी जाती थी। तो जब इस तरह की समस्याएं और प्रश्न होते हैं हमारे सामने कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंग बन के भी हम कैसे अपने आप को उस भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो हमेशा जवाब यही होता है कि हम नहीं करें, दूसरा क्या कर रहा है ये तो बात की बात है, शुरुआत तो अपने आप से हो। इतना रोना रो रहे पूरे देश में, स्वच्छ भारत मिशन सरकार को अभियान चलाना पड़ रहा है, चारों तरफ गंदगी, सोच के देखें किसने फैलाई है गंदगी। अगेन आरोप प्रत्यारोप, हमारा पड़ोसी फेंक रहा कूड़ा कचरा रोड पे तो हम क्यों नहीं, हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे दूसरे कर रहे तो। यही तो सोच सारी जो हम सोच है हमारे देश की, स्पेशली लोगों की, यही सोच आज हमें बर्बाद करने पर तुली है कि दूसरा कर रहा तो हम क्यों नहीं करें, दूसरा गंदगी फैला रहा तो हम क्यों नहीं, दूसरा बेईमानी कर रहा तो हम क्यों नहीं, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे तो हम भी। तो उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। उसी की बात एपीजे अब्दुल कलाम ने की है, और कोई नई बात नहीं है, बरसों से चली आ रही ये बात है। महात्मा गांधी ने पूरी ज़िंदगी इसी बात पे निकाल दी, और हमने कहा श्री राम शर्मा आचार्य की ही मुझे याद आ रहा है कि उन्हीं के मैंने हर जगह लिखा देखा है, चाहे उनकी किताबें या जो भी, कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और वही बात यहाँ देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के इस स्टेटमेंट में लिखी हुई है। तो हमेशा व्यक्ति को अपनी तरफ देखना चाहिए, सुधारों की शुरुआत अपने से होनी चाहिए, और तब धीरे धीरे बढ़ते जाएं तो एक दिन दुनिया और समाज भी बदल जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो मैं एक लाइन में यही बताता हूँ, और बड़ा अच्छा मुझे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के इस स्टेटमेंट से जुड़ाव महसूस हो रहा है। तो हम कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी जब आप करते हैं तो एक लाइन का सिलेबस होता है कि आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, कि इंटरव्यू में क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, अपने आप से शुरुआत कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। कि सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए, आपसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको जानिए। आपका नाम, उसका मतलब, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उस डेट को क्या विशेष है, उस ईयर में क्या खास हुआ है, आपके नाम, आपके सरनेम और जो जो बातें, फिर आपका स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़े उसका नाम क्या, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या, किसके नाम पे रखा गया है, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना ज़िला, उसके बारे में जानिए आप। तो इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत हम कहते हैं बस यही है, सिलेबस एक लाइन में कि अपने आप से शुरू कीजिए जानना और बढ़ते जाइए। सबसे पहले तो अपने आप को ही जान लीजिए। सारी जिंदगी आदमी अपने आप को ही नहीं जान पाता। आपकी हॉबी क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जहाँ पढ़े हैं उसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो
अपने बारे में जानें, अपने परिवार के बारे में जानें, अपने गांव शहर के बारे में जानें, अपने ज़िले के बारे में जानें, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में और तब पूरी दुनिया के बारे में। और वही बात यहाँ लिखी है, बस सेंस थोड़ा दूसरा है कि सबसे पहले अपने आप को सुधारें। आप सुधरेंगे तो परिवार, परिवार सुधरेगा तो घर समाज, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र, और राष्ट्र सुधरेगा तो पूरा देश, पूरा विश्व सुधर जाएगा। तो हृदय में सुचिता होगी, राइटियसनेस मतलब सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ईमानदार रहेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे। तो जब मन में इस तरह के विचार होंगे, सही विचार, गलत ना करने की इच्छा, तो नेचुरल सी बात है फिर वो दूसरा स्टेटमेंट महात्मा गांधी का कि जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा। तो जैसे विचार होंगे वैसा चरित्र बनेगा। तो हृदय में शुचिता होगी तो चरित्र में सुंदरता। मन ही मैला है, विचार ही खराब हैं, तो आपको लगता है कि चरित्र बड़ा अच्छा, कब तक दिखावा करेगा आदमी, कब तक कर सकता है दिखावा आदमी कि मन में कुछ और चल रहा है, ऊपरी आवरण और दिखावा कब तक संभव है। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा कि अच्छा वास्तविकता क्या है। अलग दिखता है, जिसका मन साफ है उसका चरित्र, उसका कॉन्फिडेंस, उसका उठना बैठना बोलचाल अलग दिखता है। और जिसके मन में चोर है वो अलग झलकता है उसकी पर्सनालिटी में, उसके चरित्र में। और यूपीएससी इंटरव्यू में वो जो 25 मिनट का इंटरव्यू होता है यही देखने की कोशिश करता है। तो जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी हृदय में मन में विचार होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके चाल चलन में, आपके चरित्र में दिख जाएंगे। आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत चरित्रवान हैं, आप कभी किसी का गलत नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं चाहते, ये नो डाउट खुद अनुभव करके देखें, आपके चरित्र में चीज़ें दिखेंगी। आपको ना भी समझ में आए तो जो आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, जब उनसे आपके बारे में राय पूछी जाएगी तो वो बताएंगे कि नहीं बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा सीधा आदमी है, क्योंकि दिख रहा है उन्हें आपके चलन में, आपके चरित्र में वो चीज़ें जो आपके मन में है। या बड़ा टेढ़ा आदमी है, जलेबी जैसा सीधा है, तो कैसा है। तो मन साफ है तो चरित्र में वही चीजें दिखती हैं। चरित्र सुंदर होगा आपका, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे तो दिखेगा। गलत नहीं चाहेंगे किसी का, गलत करेंगे नहीं किसी का। जब चरित्र सुंदर होगा तो घर में समरसता। घर का मतलब केवल चार दीवारी, घर के चार लोग नहीं, मतलब जहां आप काम कर रहे ऑफिस है, जहां रह रहे तो घर परिवार है, जहां उठ बैठ रहे तो समाज है। तो घर का मतलब यहां केवल वो चार दीवारी घर, उस घर से नहीं है जहां आप रहते हैं, मतलब घर में वो भी है जहां आपका ऑफिस, जहां आप काम करते हैं। भाई 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में ड्यूटी, तो वहां भी तो वही चीज़ें दिखेंगी फिर जो आपके मन में क्या चल रहा है। पहले से मन में चोरी, काम चोरी है तो वो दिखेगा नहीं ऑफिस में 9 घंटा रहते हुए। और अगर ईमानदार हैं तो वो ऑफिस में आपके कामों में झलकेगा। तो घर में समरसता होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बच्चों, परिवार, बुजुर्गों, माता पिता, उन सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा। खुशी खुशी जीवन जिएंगे, महिलाओं को इज्जत सम्मान देंगे, बुजुर्गों का आदर सम्मान करेंगे। घर अच्छा है, समाज अच्छा है, ऑफिस में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्र में सुव्यवस्था होगी। क्यों लड़ाई झगड़े होंगे, क्यों चोरी बेईमानी होगी, क्यों गलत काम होंगे। और जब राष्ट्र अच्छे हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा विश्व समुदाय। अब चीन के मन में पहले से ही चोर है भैया, तो नेचुरल सी बात है कि वो उसके आंतरिक मामलों में भी दिखेगा और वो बाहरी मामलों में। तो देखिए आज कि कोरोना के साथ साथ अब एक नई समस्या कहा जा रहा है कि कारगिल से बुरी स्थिति हो गई है लद्दाख में। क्यों? क्योंकि अब हमने विदेशी निवेश, चाइना के निवेश को बंद कर दिया है, तो उन्हें टेंशन है रातों रात की भैया अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा है भारत।
तो अब कैसे भारत पे दबाव बनाए, तो कुछ नहीं है, तो चलो लड़ाई झगड़ा लद्दाख और दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ करके कि उससे भारत को डराएं धमकाएं दबाएं ताकि खोल दे अपना मार्केट फिर से चीनी सामान के लिए और निवेश के लिए। तो जो सोच है वो कहीं ना कहीं झलक जाती है, वो दिखती है, और ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जो सार है इस पूरे स्टेटमेंट का कि व्यक्ति को हमेशा सुधारों की शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। दूसरों का मुंह देखने से बेहतर है कि हम अपने आप को सुधार लें। सारे लोग सोच लें कि हम खुले में गंदगी नहीं फैलाएंगे, शौच नहीं करेंगे, बस अपने आप सोच लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और सारे लोग बस अपने अपने लेवल पे सोच लें, तो देखिए आप कल सुबह सो के उठेंगे और सारा इंडिया बिना किसी स्वच्छ भारत मिशन चला के स्वच्छ हो जाएगा कि नहीं। सारे लोग केवल अपने लेवल पे सोच लें कि हम घूस नहीं देंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना घूस लेंगे, ना घूस देंगे, बस सारे लोग अपने लेवल पे ये सोच लें, दूसरों को छोड़ दें दूसरा क्या कर रहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और सारे लोगों को बस अपने ही अपने लिए सोचना है कि हम नहीं करेंगे, तो देखिए आप एक दिन में खत्म हो जाए भ्रष्टाचार हमारे देश से। तो सुधारों की शुरुआत अपने लेवल से। अगेन लोक सेवाओं के लिए भी यही यहाँ सार और संदेश है। प्रशासन में उपयोग यही है कि भ्रष्ट व्यवस्था का आप अंग बनेंगे। नो डाउट बहुत भ्रष्टाचार है हमारे देश में, आपको IAS IPS बनना है, उसी भ्रष्ट व्यवस्था का अंग बनना है, लेकिन दोष व्यवस्था को देने के बजाय अपने आप को सुधारना है, अपने सिद्धांतों मूल्यों पे अडिग रहना है कि हम गलत नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन आएगा ऐसा कि दूसरा भी वैसा करने के लिए प्रेरित होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ यहीं आपको। आधा गिलास गंदा पानी है, उस गंदे पानी की गंदगी को दूर करना है। कैसे करें गंदगी को दूर? दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि गिलास को उलट दिया जाए, पूरा उसके गंदे पानी को उलट के हम हटा दें और फिर उसको साफ करके साफ पानी भरें। और या दूसरा तरीका है कि आधे गिलास जो गंदा पानी है वो रहने दें, अब उसमें एक एक बूंद हम साफ पानी की मिलाते जाएं, मिलाते रहें एक एक बूंद साफ पानी की। एक दिन ऐसा आएगा गिलास पूरा भर जाएगा, फिर भी साफ पानी की बूंदें मिलाते रहें। अब गंदे पानी की गंदगी ओवरफ्लो होना शुरू होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब सारी गंदगी ओवरफ्लो होके बाहर हो जाएगी और गिलास में केवल साफ पानी बचेगा। तो मतलब कि समय लगता है सुधारों में, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है, और शुरुआत अपने आप से ही करनी होती है। छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहा जाता है। तो छोटे छोटे सुधार करेंगे, अपने लेवल पर सुधार करेंगे, उसी से एक दिन पूरी दुनिया को सुधार पाएंगे। बस ये APJ अबुल कलाम यहाँ कहना चाह रहे हैं। प्रशासन में हमें यूज करना पड़ेगा इसी थ्योरी को, इस सिद्धांत को। अपने लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी सुधारों की। देखते देखते वो जो सत्यनिष्ठा नैतिकता के आदर्श हैं हम उनको पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 2019 का पेपर था। मैंने कोशिश करी काफ़ी बेहतर तरीके, काफ़ी व्यवस्थित ढंग से आपको ये सॉल्व करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था उद्देश्य खाना पूर्ति करना नहीं है, टाइम पास करना नहीं है कि 2-2 मिनट में कुछ 2-2 4-4 लाइनें अच्छी बातें करूँ आपसे और आगे बढ़ता जाऊँ। उद्देश्य यही है कि हम जितना करें वो अच्छे से करें, आपकी एक समझ विकसित हो, ताकि आगे के लिए आपको गाइडेंस रहे कि कैसे करना है। 2018 पे आए फ्रेंड्स। 2018 थोड़ा सा अब एक केस स्टडी कर लेते हैं। 2018 में शुरू से करते हैं, क्योंकि आज कहानी बहुत हो गई, थ्योरी बहुत हो गई, भाषण भी बहुत हो गया, लेकिन अब वो थे ही टॉपिक ऐसे फिलोसफिकल चीज़ें थी। तो सर एक प्रश्न पूछना है। जी सर, जो ये सुक्ति वाले प्रश्न थे, इसके आंसर में हम भी कोई सुक्ति लिख सकते हैं क्या किसी दूसरे की? लिख सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपने बताया उसमें गायत्री परिवार के लोग कहते हैं हम सुधरेंगे
जी इस तरह से जो भी था, तो इस तरह के आंसर में हम लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये तो बहुत पुरानी परंपरा है हमारी। कहा जाता है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, तो बिल्कुल। हाँ, गायत्री परिवार जी, बार बार वो मेरी जबान पे नाम नहीं आ रहा था, सोच के गायत्री परिवार। हाँ, तो चलिए 2018 शुरू करते हैं। 2018 में केस स्टडी से शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रवचन से हट जाएं। आज मुझे लग रहा था मैं भी प्रवचन दे रहा हूं इतनी देर से, लेकिन अब वो टॉपिक ही ऐसे थे कि वो प्रवचन वाले मोड में होना जरूरी था। चलिए 2018 केस स्टडी, पहली केस स्टडी आपके स्क्रीन पे है, पढ़ रहा हूं मैं। राकेश जिला स्तर का एक जिम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं। उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है। लाभार्थी होने के लिए निम्नलिखित कसौटियां हैं। ए, 60 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो। बी, किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो। सी, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। डी, इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो। एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन पत्र लेकर आया। वे उसके जिले के एक गांव में जन्म से रहते आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आंत में एक ऐसे बिरले विकार का पता लगा है जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है। परिणाम स्वरूप उसके पेट में बार बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है। वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिए कोई संतान नहीं है। एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिससे वे मिले हैं बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है। फिर भी उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च आदि जो लगभग 1 लाख रुपए का होगा स्वयं ही वहन करना पड़ेगा। दंपति मानक व के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियां पूरी करता है। फिर भी किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी। राकेश को इस स्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिए? 250 शब्द 20 अंक। हितग्राही कौन है? मैंने कहा था केस स्टडी में हम देखें कि कौन कौन जुड़ा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हितग्राही कौन कौन है? तो सबसे पहले तो देखिए राकेश जो एक जिम्मेदार अधिकारी है। फिर उसके बाद देखें वो लाभार्थी जिन्हें वो जो स्वास्थ्य देखभाल की योजना है जिनसे लाभ मिलना है। पूरा स्वास्थ्य विभाग क्योंकि वो भी प्रभावित होगा। आपके सीनियर जिन्होंने आप पे भरोसा किया है और आपको जिम्मेदारी सौंपी है, और बाकी फिर समाज के दूसरे लोग, विभाग के दूसरे लोग। तो ये सब हितग्राही हैं और वो वृद्ध दंपत्ति भी।
जो योजना का लाभ लेने के लिए आया है आपके पास, आपके मतलब राकेश के पास। तो राकेश है, वृद्ध दंपत्ति है, योजना से जुड़ने वाले अन्य लाभार्थी हैं, राकेश के उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने भरोसा किया है, समाज के बाकी लोग हैं। ये सब हितग्राही हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी स्थिति से जुड़े हुए हैं। प्रश्न में बताया गया है कि राकेश एक जिम्मेदार अधिकारी है, पहली बात। दूसरी बात, उच्च अधिकारी उस पर भरोसा करते हैं, मतलब विश्वास पात्र है, भरोसेमंद है। उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए, मतलब तीसरी बात कि वो ईमानदार भी है। तो जिम्मेदार है, भरोसेमंद है, ईमानदार है। इसीलिए उसे एक ये जो स्वास्थ्य देखभाल योजना है उसमें लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी दी गई है। 4 शर्तें रखी गई हैं। कौन सी 4 शर्तें? हाँ? कोई बात नहीं, अब तो बस यही चलेगा, तो कोई नहीं। 4 शर्तें रखी गई हैं लाभार्थियों की पहचान की। 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु, आरक्षित समुदाय, वार्षिक आय 1 लाख से कम, और इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर की प्रबल संभावना। ये 4 शर्तें हैं जिस आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जानी है। बाकी नीचे फिर पूरी और स्थिति लिखी है। एक वृद्ध दंपत्ति आए हैं, 3 शर्तें पूरी कर रहे हैं, वो 60+ एज है उनकी, आय 1 लाख से कम है उनकी, लिखा हुआ है उसमें कि कोई काम नहीं कर पा रहे, वो जो तकलीफ है उन्हें, पेट में पीड़ा हो रही है तो कोई काम नहीं कर पा रहे, आय 1 लाख से कम है, वृद्ध हैं, 60+ एज है। और लास्ट में ये मेंशन किया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पे उनके जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर पैदा करेगी। मतलब जो चौथी शर्त है वो भी कि सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना है। तो 4 में से 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, बस एक शर्त पूरी नहीं हो रही है कि वो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है। तो अब राकेश को ऐसे में क्या करना चाहिए? हाउ शुड राकेश रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? वृद्ध दंपत्ति को लौटा दे, 4 शर्तें पूरी नहीं हैं, 3 हैं पूरी। राकेश लकीर का फकीर बन जाए। जो योजना के प्रावधान हैं, जो शर्तें हैं लाभार्थियों की, पूरी तरह से हूबहू उन शर्तों को उसी रूप में पालन करे। और अगर ऐसा करेगा तो उन वृद्ध दंपत्ति को वापस लौटाना होगा, और या उन शर्तों में राकेश थोड़ा ढील दे। 3 शर्तें पूरी हैं, बस एक रिजर्व कैटेगरी वाली शर्त पूरी नहीं है, तो उतना ढील दे राकेश और उन वृद्ध दंपत्ति को लाभार्थियों की सूची में शामिल कर ले। तो मेरे हिसाब से राकेश को थोड़ा नियमों में ढील देनी चाहिए। आपका भी जवाब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ऐसी स्थिति में राकेश को नियमों में थोड़ा ढील देनी चाहिए। हाँ, अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा देना चाहिए उसे सारी स्थिति से। अगर मानवीयता है, दया करुणा का भाव है राकेश में और उसके उच्च अधिकारियों में, तो जरूर इस वृद्ध दंपत्ति की समस्या को समझेंगे, लाभार्थियों की सूची में शामिल करेंगे। अल्टीमेटली देखिए आप, आरक्षित समुदाय जो शर्त है तो उद्देश्य यही है कि हमारी सामान्य समझ यही है कि आरक्षित समुदाय बहुत शोषित और वंचित रहा है, तो इसलिए उसे सरकारी योजनाओं के लाभ की बहुत ज़रूरत है।
लेकिन अगर अनारक्षित समुदाय का भी कोई जरूरतमंद है तो यह आपका भी जरूर मानना होगा, हमारा भी, और अब तो सरकार का भी मानना है भाई आर्थिक आधार पे भी सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया अनारक्षित समुदाय को, तो मतलब कि अनारक्षित समुदाय में भी कोई ऐसा है जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, तो फिर उसे हम उसके हाल पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी भी मदद के लिए आगे आना ही होगा। तो राकेश से भी यही अपेक्षा की जाती है कि गैर आरक्षित वर्ग के हैं वो वृद्ध दंपत्ति, लिखा है लेकिन जरूरतमंद है। आप देखिए लिखा है उसमें कि एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक उनका फ्री में इलाज करने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स कि समस्या गंभीर है और वो वृद्ध दंपत्ति जरूरतमंद भी है। प्राइवेट लेवल पे कोई मदद कर रहा है, इसका मतलब ही है कि वास्तव में वो व्यक्ति जरूरतमंद है। प्राइवेट लेवल पे कोई यूं ही मदद नहीं करता दूसरे की अगर वो दूसरा जरूरतमंद नहीं होता है, तब तो सरकारें ही। और प्राइवेट लेवल पे भी कोई मदद के लिए तैयार, इट मीन्स कि वास्तव में व्यक्ति नीडी है। तब एक डॉक्टर तैयार है, ऑपरेशन फ्री में करने के लिए तैयार है, तो आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, जिले स्तर के जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, तो फिर आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप नियम कानून में थोड़ा ढील दें, भले अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएं उस पूरी स्थिति से, कि ताकि कल के दिन आपके ऊपर भी कोई आंच नहीं आए। तो जो अधिकारी आप पे इतना भरोसा कर रहा है, जिसने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप उसे अवगत करवाएं, उसे भरोसे में लें पूरी स्थिति से। अगर उस अधिकारी का आपके ऊपर इतना भरोसा है, आप जिम्मेदार ईमानदार हैं, तो क्या जब आप ये सारी स्थिति अपने उस उच्च अधिकारी के सामने रखेंगे तो मना कर देगा वो? बिल्कुल नहीं। पहले ही लिखा है कि उसे आपके ऊपर भरोसा है, आपकी ईमानदारी, आपकी जिम्मेदारी पर भरोसा है। ऐसी स्थिति में ये तय है कि जब आप ये पूरी स्थिति अपने उच्च अधिकारी के सामने रखेंगे तो वो मना नहीं करेगा, आपके फैसले को गलत नहीं ठहराएगा। हम सद्भाविक भूलों की बात कर रहे थे, अगर हम उस कैटेगरी में रखें, वैसे ये भूल भी नहीं है और फिर भी 1 मिनट के लिए मान लें तो ये सद्भाविक भूल होगी। पहली बात तो भूल नहीं है, और फिर भी हमने कहा 1 मिनट के लिए अगर हम इसे नियमों से विचलन है इस लिहाज से भूल माने भी, तो ये सद्भाविक भूल होगी उस वृद्ध दंपत्ति के प्रति जो आपको दिख रहा है कि वास्तव में नीडी है। तो आपको मतलब राकेश को उस वृद्ध दंपत्ति की मदद करनी चाहिए, लाभार्थी की सूची में उसे शामिल करना चाहिए। हाँ, अपने उच्च अधिकारी को भरोसे में लेके करना चाहिए। जिस उच्च अधिकारी ने राकेश पे भरोसा किया, तो राकेश की जिम्मेदारी है कि उस उच्च अधिकारी से मिले, सारी स्थिति बताए उच्च अधिकारी को और उसको भरोसे में लेके ऐसा करे। और एक काम जो राकेश को यहाँ करना चाहिए कि जिले के जो NGO हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी भी मदद ले राकेश, या उनसे संपर्क करे, वृद्ध दंपत्ति को मिलवा दे उन NGO से, उन स्वयंसेवी संगठनों से, ताकि वहाँ से भी वृद्ध दंपत्ति को जो संभव सहायता हो वो मिल सके। तो राकेश को केवल अपने ही लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अलावा राकेश को समाज के लेवल पर भी काम करने की जरूरत है। आदित्य कर दो, बंद हो गया।